नमस्ते मित्रों। इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर मिलिंद बनकर आप सभी छात्रों का सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध कवि अरुण कमल द्वारा लिखित धार कविता को समझने की कोशिश करेंगे। धार हिंदी की अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। इस कविता को समझने से पहले हम कवि के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। अरुण कमल आधुनिक हिंदी साहित्य के स्थापित कवि हैं। उनका जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ। उन्होंने लंबे समय तक सुप्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका आलोचना का संपादन किया तथा इसके साथ साथ उन्होंने अनुवाद का कार्य भी किया। उनके काव्य संग्रह नए इलाके में को केंद्रीय हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष 1980 में उनका पहला काव्य संग्रह अपनी केवल धार प्रकाशित हुआ। इस काव्य संकलन ने समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों के रूप में अरुण कमल को स्थापित किया। कविता के अतिरिक्त समय समय पर अरुण कमल ने विभिन्न विषयों पर गंभीर चिंतन परक आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं। हालांकि आलोचना उनके लेखन का आवश्यक भाग नहीं है। अरुण कमल को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, सुवेतलैंड नेहरू पुरस्कार, श्रीकांत स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार और शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। प्रमुख रचनाएं उनके मुख्य काव्य संग्रह है अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख, योगफल तथा उन्होंने आलोचना भी लिखी है जो कविता और समय शीर्षक से प्रकाशित हो चुकी है। कवि अरुण कमल के परिचय के बाद हम धार कविता का मूल पाठ करेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, वह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने, यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में, सब उधार काम मांगा चाहा, नमक तेल हींग हल्दी तक, सब कर्जे का ये शरीर भी उनका बंधक, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो दोस्तों समझते हैं कविता को। कविता का शीर्षक अगर आप गौर करोगे तो समझोगे कि धार एक विशेष इस तरह का उपमान है। सवाल यह है कि कवि ने इसे कविता के लिए उपयुक्त क्यों माना? क्या उपयुक्तता है, उपयोगिता है धार की? तो कोई भी अगर औजार है उसमें धार नहीं है तो बिना धार के औजार की, हथियार की कोई अहमियत नहीं है, कोई महत्ता नहीं है, कोई महत्व नहीं है। हथियार हो, औजार हो, अगर उसमें धार है तो उससे मनचाहा काम किया जा सकता है। अब ये धार कवि पाठकों के सामने किस रूप में रख रहे हैं वो देखेंगे। पहली दो लाइनें अगर हम देखें, पढ़े तो समझते हैं कि कवि कहना क्या चाहता है। समग्र कविता का पाठ करने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि कविता मुख्य रूप से दो वर्गों से संबंधित है। पहला वर्ग वो जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है। अब जिसने निर्माण किया वो हर चीज पर निर्भर है, हर चीज के लिए अमीरों पर निर्भर है। और जो ये जाहिर सी बात है कि जो शोषित है वो है, और जो मालिक है, जो धनिक है, वो
समूची पूंजी पर अपना अधिपत्य बनाया हुआ है। उसने समस्त व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखा है। तो कवि यहां पर शोषितों की आवाज बन गया है। उसे लगता है कि भले ही वो निर्माता है, पर शोषितों को केंद्र में रखकर वो कह रहा है कि इनकी सारी जिंदगी, इनकी समग्र जिंदगी ये एक तरह से उधार की ली हुई है। कैसे? तो देखिए, कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा। ये कसक, ये वेदना शोषितों की है। कवि कहता है शोषितों की वकालत करते हुए कि कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा। हर किसी से मांगा जा रहा है। ऐसा कोई नहीं है जिससे कुछ मांगा नहीं है। और मांगना किस लिए? तो मांगना अपनी जरूरतों की आपूर्ति के लिए। आप जानते हैं कि मनुष्य की बुनियादी जरूरतें रोटी, कपड़ा, मकान है। अब हाल यह है कि इस तीसरी दुनिया में ये जो बुनियादी जरूरतें हैं, इन जरूरतों की आपूर्ति के लिए तक औरों पर, धनिकों पर, अमीरों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इन जरूरतों की आपूर्ति के लिए वो शोषक कह रहा है कि कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा। वह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने, यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दिलों में। तो जैसा हमने अभी देखा कि मनुष्य की बुनियादी जरूरतें अन्न है, वस्त्र है और घर है, रोटी, कपड़ा, मकान का जिक्र हमने किया अभी। तो वो शोषितों की आवाज बनकर कवि कह रहा है कि इन धमनियों में, इस शरीर में जो खून बह रहा है, वो खून अनाज या अन्न खाने से बना है। तो वो अन्न और इस शरीर को जिन कपड़ों से ढाका है, वो कपड़े जो बारिश सर्दी लू में तन की रक्षा करते हैं, वे कपड़े सब किसी से ली हुई है। क्या क्या मांगा है? तो सब उधार का मांगा, चाहा नमक, तेल, हींग, हल्दी तक सब कर्जे का, यह शरीर भी उनका बंधक। तो इस शरीर की जरूरतें, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ उधार लिया हुआ है। फिर वो चाहे अन्न हो, फिर चाहे वस्त्र हो, और वो जहां रहते हैं वो घर हो, वो सब कुछ जो है वो उधार का लिया हुआ है। धनिकों से लिया हुआ है, अमीरों से लिया हुआ है। और सिर्फ चीजें ही नहीं, कवि अरुण कमल एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आगे कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ये शरीर भी उनका बंधक है। शोषितों के जीवन की दर्दनाक हकीकत कवि ने यहां पर पाठकों के सामने रखी है कि ये जो शोषित है वो इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं मानो उनका शरीर तक बंधक हो। आगे एक सुंदर, उतनी ही महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाली बात कवि अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं। वो कहते हैं, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। कवि कह रहे हैं कि इस जीवन में अपना खुद का, जिस पर हम हक जता सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो सब कर्जे का है, वो सब उधार का लिया हुआ है। पर यह बात कहते हुए कवि संकेतात्मक रूप में बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। तो जैसा हमने शुरू में कहा कि बिना धार के औजारों की कोई अहमियत नहीं है, कोई महत्व नहीं है, वो उपयोगी नहीं है।
तो इन औजारों को उपयोगी बनाने वाला जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, वो अपनी असमर्थता को, अपनी मजबूरी को यहां पर अभिव्यक्ति दे रहा है। यूं लगता है कि अरुण कमल मानो शोषितों की आवाज बन गए। कभी कहता है कि ये शोषित इस दुनिया को बना रहे हैं, क्योंकि बिना धार के औजारों की महत्ता नहीं है। अगर तलवार है, धार नहीं, कोई काम की नहीं है। कोई औजार है, धार है तो काम का है, धार नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। कभी संकेतात्मक रूप में यह कहना चाह रहा है कि इस दुनिया को बनाने वाला भले ही कृषक है, मजदूर है, वह मजबूर है, शोषित है, पीड़ित है, उसने इस दुनिया को बनाया है, वो इस दुनिया को बना रहा है, पर वो जिसे अपना कह सके, वो जिस पर हक जता सके, ऐसी कोई चीज उसके पास नहीं है। वो अपना जीवन तक उधार से जी रहा है, उसका शरीर भी मानो बंधक का है। तो उक्त कविता में कवि शोषितों की वेदना को पाठकों के सामने रखना चाह रहा है। वो शोषितों की मजबूरी, उनका दर्द, उनकी आवाज इस कविता में कवि अरुण कोमल बन गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।